हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो आपका है अंतिम लेक्चर चलेगा, एक लेक्चर और हो सकता है एनसीईआरटी में सिलेबस में करा दें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आप पढ़े छोटे क्लास में 10th में 11th में कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था एक्स वाई में, उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिम्प्लीफाई कर लेते थे, लेकिन हम लोग मैट्रिक्स मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी को समझना है। तो देखते हैं एक पहले इसका हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं अच्छे से, फार्मूला जो क्या है। पहले देखिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख रहे हैं a1x है प्लस a2y है प्लस a3z इक्वल टू d1 है। फिर यहाँ पर b1x है, b2y और b3z इक्वल टू d2 है, और यहाँ पर c1x c2y c3z इक्वल टू d3 है। हमें इसका जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है a1 a2 a3 क्या है, कोई वैल्यू है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब इसको में सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पर क्या तरीका है, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो देखिए जो ये कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, इसको ऐसे लिख लिए, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई जेड, और इक्वल टू जो इधर कांस्टेंट है d1 d2 d3, कोई नंबर ही तो है, तो इसको इस तरह से हम लोग d1 d2 d3 लिख देते हैं। कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड का जो कांस्टेंट रहेगा नंबर, इससे -2 रहे +4 रहे, तो यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट को, एक्स वाई जेड को ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स में, और d1 d2 d3 को ऐसे आप लिख दीजिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स में। देखिए एक तरह से क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या गया है, तो बताइए कितने बाई कितने आर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3/1 आर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए ये दोनों का सेम है कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और कितने बाई कितने आर्डर का बनेगा, 3/1। तो देखिए 3/1 आर्डर का मैट्रिक्स बना है कि नहीं, मतलब सही है, जो सेटिंग किया गया सेटिंग एग्जैक्ट सही है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए, समझने के लिए कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ये भी कोई होगा, इसको नाम हम देते हैं एक्स, ये भी कोई मैट्रिक्स होगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी। तो ax इक्वल टू बी बन गया एक इक्वेशन। निकालना क्या है हमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि इस वाले को हम ए माने हैं स्टूडेंट, इस वाले को हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, इस वाले को हम लोग क्या माने हैं एक्स, और इस वाले को क्या माने हैं हम लोग बी माने हैं। तो हम लोग x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या, x में कौन कौन एलिमेंट है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो x की वैल्यू निकालनी है, x मैट्रिक्स की। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स वाई जेड उसी में है, तो b/a हो जाएगा। अब a जब ऊपर आएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जब ऊपर आएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा, ऊपर आएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, a इनवर्स b आ गई। फिर यहाँ से देखिए बनेगा कंसेप्ट, यहाँ पर a इनवर्स b की जो वैल्यू आएगी, हम लोग जानते हैं कि a इनवर्स का फार्मूला भी होता है एडज्वाइंट a अपान डिटर्मिनेंट a, और इनटू क्या हो गया बताइए, b हो गया, एडज्वाइंट a यहाँ पर b हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए केस बनेगा, ये तो आप x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर अब केस बनेगा, दो केस बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट a आपका 0 नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट अगर यहाँ a 0 हो गया तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट, यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या स्टूडेंट, कि इन्वर्स नहीं, यहाँ पर अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, और यहाँ पर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट, इन्वर्स मत लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्स यहाँ निकाल नहीं रहे ना, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट,
यहाँ पर जब ये 0 है तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन होगा तो इसको लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो उस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा नो सॉल्यूशन, जैसे आप पढ़े थे क्लास 10 में भी। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तब तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो उस समय इनकंसिस्टेंट। और इस केस में सिस्टम जो होगा सॉल्यूशन मिलेगा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, तो उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बट स्टूडेंट इतना ही केवल काफ़ी नहीं है, रियलिटी में बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन लग भी जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके आरडी में मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें केवल इतना ही केस नहीं होता, इसमें टोटल 4 केस बन जाते हैं, बताएंगे कैसे। लेकिन आप भी इतना अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन इसका पूरा हम गहराई दिखा रहे हैं कि वो है क्या, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट ए को 0 में 2 केस बनेगा, यहाँ पर भी 2 केस बनता है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं थोड़ा अच्छे से इसको। तो इतना आपको पता होना चाहिए, लेकिन देखिए इसका थोड़ा सा हम डिटेल दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको आरडी में दिए हैं और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो देखिए आप जो x का जो यहाँ निकाले हैं, x वैल्यू इक्वल टू एडजॉइंट ए बी अपान क्या डिटरमिनेंट ए यहाँ पर निकाले हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर लीजिए, बस एडजॉइंट के साथ ए है यहाँ पर। देखिए x इक्वल टू यहाँ पर निकाला गया है वैल्यू। तो यहाँ पर 2 केस बना, लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ए यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि एक बार ये नॉट इक्वल टू 0 का केस है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 का केस है। तो नॉट इक्वल टू 0 में देखिए पहला केस क्या बनेगा, इफ मान लीजिए डिटरमिनेंट ए तो नॉट इक्वल टू 0 लेकर चल ही रहे हैं, ये 0 नहीं है और ये 0 है, मतलब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, लेकिन एडजॉइंट ए भी आपका 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 है। तो अब बताइए स्टूडेंट, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 नहीं, ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है और अपान डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, तो कोई वैल्यू होगा, मान लीजिए 4 है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। x किसको माने थे, पीछे देखिए किसको माने थे, x पीछे किसको माने थे, एक्स वाई जेड को ही तो माने थे। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लीजिए। ये 0 आया क्या है, 0 नंबर की 0 मैट्रिक्स है, तो 0 ऐसे मैट्रिक्स कर लेंगे। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया और z भी 0 आ गया। कहने का मतलब कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है और एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 मिलेगा। उस केस में हमेशा x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, z की वैल्यू 0 आएगी, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और हाँ, सॉल्यूशन यहाँ मिला तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंस्टेंट बोलेंगे, चाहे 1 मिले सॉल्यूशन, चाहे 2 मिले, चाहे इनफाइनाइट मिले, सॉल्यूशन मिल रहा है तो मिल रहा है। तो ट्रिवियल यहाँ VI होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट है। सेकेंड केस स्टूडेंट इसमें ये हो सकता है कि इफ, हाँ डिटरमिनेंट तो ए नॉट इक्वल 0 यही है, और क्या हो जाए, एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अब करने का मतलब कि ये तो 0 था ही नहीं, लिए थे केस, और ये भी 0 नहीं है। तो इस केस में स्टूडेंट जब ये 0 नहीं है तो कोई नंबर होगा, मान लीजिए नंबर क्या होगा, 4 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो इस केस में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये भी यूनिक सॉल्यूशन ही है, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन को बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में स्टूडेंट एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब समझ गए ट्रिवियल सॉल्यूशन वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, जहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन ही है, ये भी कंसिस्टेंट ही बोलोगे स्टूडेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है। तो ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये पूरा कहानी है जो बता रहे हैं।
अब यहाँ भी दो केस बन सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए देखिए 0 है, इफ़ डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए भी 0 है। अब ध्यान समझिए, ये 0 है स्टूडेंट और ये भी 0 है, तो इस केस में अब दिमाग लगाइए कि 0/0 का केस बन गया। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0/0 का केस बन गया। तो 0 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ये हमेशा ही ट्रू है, ये हमेशा ही ट्रू होगा। मतलब ये भी 0, ये भी 0, तो 0/0 की वैल्यू 0 नहीं आती, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस 0 को हम यहाँ भेज दिए तो 0 इक्वल टू 0 हमेशा ही होगा। तो इस केस में आपको इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन मिलेगा जब भी 0/0 का केस बन जाए, तो आप इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 मिलेगा। तो x y की कुछ कोई भी वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS हमेशा ही होगा। तो इस केस में x y z की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन तो मिला, अगर मिला तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। और इसमें देखिए सेकेंड केस क्या है कि हाँ, डिटर्मिनेंट ए दीक्षित 0 है और एडजॉइंट जो आपका ए बी है ये नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये 0 है और ये 0 नहीं है। देखिए ध्यान से, अपन ये 0 तो है, ये 0 ही नहीं है, कोई नंबर होगा जैसे 2, तो ये तो अनडिफाइन आ गया। क्या हो गया, अनडिफाइन। तो इस केस में स्टूडेंट आपको क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और अनडिफाइन जब होगा, अब बोलोगे कि यहाँ भी तो 0 आ ही रहा था, तो ये क्यों नहीं अनडिफाइन हो गया। नहीं, 0/0 अनडिफाइन फॉर्म नहीं होता, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता, पढ़ो लिमिट में। तो इसको यहाँ भेज देंगे तो देखिए 0 इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ भेज दोगे तो क्या 0 इक्वल टू 0 2 होगा, तो ये नॉट इक्वल टू है ना, ये इक्वल है ही नहीं है। इक्वल नहीं मतलब ये अनडिफाइन बोलेंगे इसको। तब अगर ये इक्वल हो जाता तो ये भी हो जाता इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों? डिटर्मिनेंट ए 0 है, ये एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई नंबर होगा, किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे अनडिफाइन हो जाएगा। इस केस में होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो देखिए ये इतना पूरा केस होता है। बस इतना लिख देने से ये 11 12 में बस बता जाएगा इतना बोर्ड में। लेकिन ये पूरा एकदम अच्छा कंसेप्ट है, कंपटीशन A to Z तक एकदम। और RD में इस पर भी दिया है क्वेश्चन। अब बोल दोगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन देखो डिटर्मिनेंट ए तो 0 है, लेकिन कहाँ इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है यहाँ पर। तो ये पूरी बात बताओगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, तब जाकर नो सॉल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर बस डिटर्मिनेंट ए से ही डिसाइड कर दिया गया, कहीं पर यहाँ पर एडजॉइंट ए बी की चर्चा ही नहीं हुई है यहाँ पर। लेकिन वास्तव यहाँ पर एडजॉइंट ए बी का भी रोल है। तो ये पूरा एकदम परफेक्ट कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 जगह, यहाँ भी कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट। तो 3 केस में कंसिस्टेंट मिलेगा, केवल एक ही केस है जहाँ पर इनकंसिस्टेंट मिलेगा। वो कब मिलेगा आप याद कर सकते हैं, नीचे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए तो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये 0 हो जाए तो ऊपर कोई नंबर होना चाहिए, कोई नंबर हो, इसके लिए एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, अगर नीचे 0 हो गया और ऊपर भी 0 हो गया तो उस केस में 0/0 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो LHS इक्वल टू RHS तो हमेशा क्लिक कर जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS हमेशा ही ये सही है। तो उस केस में इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। हाँ, अगर आप डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 लगा दिए और करने पर अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 नहीं आई, नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो उस केस में आप कंसिस्टेंट बोल दीजिए। क्योंकि देखिए पहला केस भी किसको बोल रहा है, कंसिस्टेंट। दूसरा केस भी किसको बोल रहा है, कंसिस्टेंट। लेकिन इसी में गड़बड़ होता है, डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो बच्चे क्या समझते हैं, यहाँ पर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। लेकिन नहीं, इनकंसिस्टेंट केवल यहाँ पर होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, अगर ये भी 0 हो गया तो इस केस में कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। तो बस यहीं पर आपको थोड़ा सोचना होता है। इस वाले केस में तो हमेशा ही देखिए कंसिस्टेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी रूल है कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो क्या समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू से बता पाओगे केवल, नहीं, एडजॉइंट ए भी चेक करना पड़ता है एक बार। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में एडजॉइंट ए बी कब चेक करेंगे, इस वाले केस में। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में कंसिस्टेंट हम बोल देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में बोला गया चेक करना है कंसिस्टेंटी, कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला केस और दूसरा केस दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर पूछे कि ट्रिवियल होगा कि नॉन ट्रिवियल तो उसके लिए आपको एडजॉइंट ए बी चेक करना पड़ेगा।
फिर आप ए डिटरमिनेंट ए 0 निकाल दिए, तब यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो उस केस में एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए भी अगर 0 आ गया तो इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन, अगर नॉट इक्वल टू तो नो इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में अच्छे से एकदम आ जाएगा, ये पूरी कहानी एकदम छप जाएगी दिमाग में। ये इसका पूरा कंसेप्ट है जो हम बताए हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो एकदम अच्छे से देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 7y = 2 दिया गया है, और 7x - 5y = 3 दिया गया है। बोला गया है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको x एंड y की वैल्यू निकालें। इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको कीजिए। कैसे करेंगे अभी बताए थे, इसको तरीका कैसे करना है समझाए थे। तो देखिए, इसको हमें करना है तो क्या करेंगे, एक हम बता देते हैं। पहले इसको आप लिखिए कोफिशिएंट के फॉर्म में। देखिए इसको, जो इसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, ये -7 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट ये 7 दिया, यहाँ पर ये -5 दिया। इस तरह से इसको लिख लेंगे। इस वाले को ए मानते थे, याद पड़ रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 2 ही वेरिएबल है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई लिखेंगे। और इस वाले को हम कैपिटल एक्स मानते थे, याद पड़ रहा होगा। और इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट जो है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको बी मानते थे। यही थी पूरी कहानी। तो बन गया ax = b। देखिए पॉसिबल है कि नहीं, ये 2/1 का है, ये 2/1 का है, 2/2 का है, 2/1 का, तो 2/1 का बनेगा मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालिए। तो पहले इसके लिए आप डिटर्मिनेंट a तो निकालिए कितना आएगा। तो डिटर्मिनेंट a यहाँ निकालिए कितना आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट a निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। या पहले ऐसे लिख लीजिए जो हम बताए थे, ax = क्या लिखेंगे आप, b लिखेंगे। लिख लीजिए पहले, ax = b हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x = b/a हो जाएगा। और b/a का मतलब क्या है, a ऊपर जाएगा, तो x = a इन्वर्स b हो जाएगा। और इसको भी ब्रेक कर लीजिए। a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a/a डिटर्मिनेंट a हो गया। बस यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट a। यहाँ तक करने के बाद अब डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए। बताइए कितना आएगा डिटर्मिनेंट a, निकाल सकते हैं कि नहीं। 5 या 25, तो ये -25 हो गया, क्योंकि इसी को a माने हम लोग, यही a है। तो 5 या 25 -7 × 49, तो माइनस प्लस 49। तो 49 में से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो डिटर्मिनेंट आपका 24 आ गया। तो बस अब करना क्या है, एडजॉइंट a b, तो एडजॉइंट a भी निकालना पड़ेगा। ये निकल गया। अब एडजॉइंट a कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट a ट्रिक से निकाल लेंगे। ये क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ट्रिक आपको बताए थे करने का। जल्दी से कैसे निकालते हैं, ये a है, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आपका -5 है, ये आपका 5 हो जाएगा। ये -7, तो साइन बदल दो, ये +7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो एडजॉइंट a भी निकल गया। और एडजॉइंट a × b, ये मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, एडजॉइंट a × b, तो एडजॉइंट a यहाँ पर रखिए कितना है, निकाल लिए तभी। -5 -7 -7 5, ये एडजॉइंट a और b इसको माने हैं। ये हो गया 2, ये 3। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा स्टूडेंट। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है और ये 2/1 ऑर्डर का है। देखिए इससे में कहीं, और जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 ऑर्डर का बनेगा। तो बनाइए कितना होगा, -5 × 10 और 7 × 21। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा और -21 हो जाएगा। देखिए 5 × 10, फिर 7 × 14, तो -14 और 5 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो इसको कीजिए तो कितना आ गया आपका, -10 -21, ये कितना देगा आपका, -31 देगा, और ये 1 देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा सही से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये सही है। 7 × कितना हो जाएगा आपका, 5 × 10 हो जाएगा, -10, और 7 × 21, -21 होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सही से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एडजॉइंट a हम निकाले हैं,
तो इसको चेंज के लिए -7 था तो यहाँ +7 होगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ +7 हो जाएगा या -7, तो यहाँ +7 हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे साइन बदल देंगे। तो देखिए कितना जाएगा, 5 2 10, 7 3 21, यहाँ +21 हो जाएगा। तो 21 में से जब -10 जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट 11 बचेगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा प्लस में। तो ये एडजॉइंट ए भी आ गया। तो बस आपको निकालना क्या था, x निकालना था। तो x इक्वल टू क्या फार्मूला देखिए, एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी निकल चुका है, कितना है देखिए, ये एडजॉइंट ए बी निकला है 11 1 अपान डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 24 है, तो 24 इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 11/24 और 1/24 डिवाइड कर दिए। लेकिन स्टूडेंट x किसको माने थे, देखिए x माने किसके थे, x y को माने थे, तो x हो गया, ये y हो गया। अब आप इक्वलिटी या मैट्रिक्स पढ़े ही हो, कंपेयर कर देंगे 1/24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11/24 और y की वैल्यू आ गई 1/24। तो इस तरह से स्टूडेंट x एंड y की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब कि जब तक 4-5 क्वेश्चन नहीं करोगे आपका हैबिट नहीं बनेगा। 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, इसको एकदम उड़ाओगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसको उड़ाते चलोगे। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे हम लोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन तो क्लियर होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे। देखिए इसमें बोला गया है आपको मैट्रिक्स का ही यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड का, और क्वेश्चन दिया गया है कि x - 2y - 4 = 0, -3x + 5y और +7 = 0। हमें इसको स्टूडेंट करना है, कैसे करोगे आप देखिए। तो ये आपका हो जाएगा x - 2y = 4, प्लस उधर भेज दो, और ये हो जाएगा आपका कितना, -3x + 5y = -7, प्लस में जाएगा तो -7। देख लीजिए x y का हो गया, यहाँ पर जनरल फॉर्म इसको चेंज कर लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x कितना है 1 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 स्टूडेंट, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखते थे, x y लिखते थे वेरिएबल, और फिर यहाँ पर जो RHS में था ये हो गया 4, ये हो गया आपका -7। याद पड़ रहा होगा, इस वाले को क्या माने थे, a माने थे, इस वाले को x और इस वाले को b माने थे। एकदम आपको याद हो गया होगा, तो ax = क्या हो गया, b हो गया। ध्यान से देखिए, तो ax क्या करेंगे इसमें, x = फिर से वही बात करेंगे, b/a हो गया, ये जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, तो a इनवर्स b हो जाएगा। तो a इनवर्स b को आप लिख लीजिए, कितना जगह आपका एडजॉइंट a/ डिटर्मिनेंट कितना हो गया, a हो गया, और ये हो गया आपका b। तो कहने का मतलब कि अब डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। तो निकालिए यहाँ से डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, जब निकालेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, क्योंकि इसी को a माने है ना, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, -+6, तो 5 - 6 -1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -1 आ गई, इसको हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। अब देखिए एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए तो आप ट्रिक से ही निकाल लोगे, ओरली एकदम कैसे निकालोगे देखिए। एडजॉइंट ए ये है ए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 1, इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, तो ये एडजॉइंट ए हो जाएगा स्टूडेंट। तो एडजॉइंट ए × बी, अब मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है एडजॉइंट ए × बी का, तो एडजॉइंट ए निकल ही चुका है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। बी कितना है, तो b इसको माने हैं 4 - 7 को माने हैं 4 - 7। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो देखिए 5 4 जा हो गया 20, और 2 7 जा 14, 3 4 जा 12 हो गया, और माइनस कितना हो गया 7 हो गया। देखिए इस रो का कॉलम में कर दिए हैं, तो 5 हो जा 20, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया कितना, मतलब ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब स्टूडेंट एडजॉइंट ए भी निकल गया, तो अब तो x तो निकल ही सकता है, तो x = क्या है, एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी कितना आपका 6 है, ये 5 है, और अपान क्या हो गया डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए कितना है -1 है। तो कहने का मतलब कि ये हो गया -6 और ये हो गया -5। और x की वैल्यू स्टूडेंट क्या माने थे बताइए, x, y, अरे x y, x को ही माने थे x y, तो इसकी वैल्यू रख दिए, और इक्वल टू बताइए किसकी इक्वल है, -6 -5। तो देखिए पहले एलिमेंट की इक्वल हो गया, तो x = -6 और y = हो गया -5। एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि अब x y कैसे निकालेंगे। एकदम एक फ्लो में बहाना है, एकदम अच्छे से बहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं एकदम। अगर यहीं पर 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स हो जाए तो उसका भी आप निकाल लेते हो, एडजॉइंट को फैक्टर मैट्रिक्स बनाकर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो बहुत आसान है। मीनिंग ये है कि एकदम आपको फील आ रहा होगा कैसे करते हैं। देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स से कैसे कर रहे हैं, नहीं तो आप पढ़े थे क्या
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ग्राफ से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हो। आपको 5-6 मेथड पता लग गए। देखिए कितने मेथड मिल रहे हैं, तो बहुत आसान है। अब एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 में देखिए क्वेश्चन दिया गया, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको एग्जामिन करना है, बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। जैसे देखिए x + 2y = 2 दिया है। कंसिस्टेंसी को चेक करना है। कंसिस्टेंसी को चेक करने का मतलब ये है कि बताना कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। 2x + 3y = 3 है। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो पहले स्टूडेंट इसका बना लीजिए। कैसे करोगे, देखिए ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा। फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये x होता है, ये y होता है और = ये b होता है। ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो a किसको मानते हो, a इसी को मानते हो। तो यहाँ पर तुम्हें x y की वैल्यू निकालनी नहीं है, तो यहाँ x b क्यों लिखोगे, छोड़ो जाने दो। बस a में पता लग गया तो डिटर्मिनेंट a निकालिए कितना आएगा। तो डिटर्मिनेंट a निकालिए, 3 × 1 = कितना हो गया आपका 3 और 2 × 2 = 4, 3 - 4 - 1। तो डिटर्मिनेंट a ≠ 0 आ गया। कहाँ आया, 0 आया ही नहीं ना, -1 आ गया। और डिटर्मिनेंट a ≠ 0 में देखिए इधर का केस सब कंसिस्टेंट था, तो ≠ 0 आ गया तो आपको सोचना ही नहीं है, लिख देंगे सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस यहाँ पर आपसे वैल्यू तो पूछा नहीं गया कि x y की वैल्यू निकालिए, तो निकाल लेंगे हम लोग, बस ये चेक करना था। लेकिन डिटर्मिनेंट a अगर 0 हो गया होता तो वहाँ पर 2 केस बनता था। तो 0 वाले केस में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इस वाले केस में तो डायरेक्ट लिख दो एकदम, क्योंकि इस वाले केस में दोनों कंसिस्टेंट था। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये बोलता कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा कि नॉन ट्रिवियल, तो उसके लिए आपको एक्स वाई को सिंप्लीफाई करना पड़ता या एडजॉइंट ए बी निकालना पड़ता। अगर एडजॉइंट ए बी 0 हो गया होता तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता। तो वो नहीं पूछा है कि ट्रिवियल देगा कि नॉन ट्रिवियल, अगर वो पूछता तो वो भी कर सकते हम लोग। बस यहाँ पर चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या है, 2x - y = 5 है और x + y = 4 है। बताइए इसमें a किसको मानोगे, तो ये 2 हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, इसको a मानेंगे, इसके कांस्टेंट को। ये आपका x y हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। लेकिन हमें चेक करना क्या, बस कंसिस्टेंसी को चेक करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको a माने हैं। तो निकालिए डिटर्मिनेंट a कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, -1 - 1 + 1 3 और 3 है, तो कहाँ 0, डिटर्मिनेंट a ≠ 0 कैसे आ गया, मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो बहुत आसान है, एकदम कर सकते हैं। तीसरा भी कर लेना कंसिस्टेंट। चौथा देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला कि इसमें आपको चेक करना है x + y + z = 1 दिया गया है, 2x + 3y, 2x + 3y + 3z = 2z यहाँ पर दिया है 2z = 2, ax + ay + 2az = 4 दिया गया है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें चेक करना है कि ये जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कैसे करेंगे, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट a। तो पहले इसको बना लीजिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। स्टूडेंट ये a है, यहाँ भी a है, ये 2a है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 3 वेरिएबल, तो x y z लिखेंगे। और यहाँ पर आपका हो गया कांस्टेंट 1 2 4। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, इसको a मानेंगे और हमें डिटर्मिनेंट a से पता लग ही जाएगा क्या घटना घटने वाली है। तो निकालिए डिटर्मिनेंट a। अब 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हो, तो प्लस माइनस प्लस, हम r1 को सिंप्लीफाई कर देते, किसी से करके निकाल सकते हो आप। तो इसको प्लस के साथ लेंगे तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ऐसा कर लीजिए, ये 1, जब 1 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो 3 2 = 6, 3 2 = 6a - 2a होगा। फिर -1 लेंगे तो ये कॉलम, ये रो छोटी 2 2 = 4a - 2a +1, तो इसको आप तो 2a - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6a और 2a बताइए कितना हो गया आपका, 4a माइनस करेंगे तो 4a हो जाएगा।
माइनस 4a में से 2a जाएगा, 2a, लेकिन माइनस 2a हो जाएगा, माइनस बाहर है तो, और 2a माइनस 3a माइनस है तो माइनस a हो जाएगा। तो 4a ये 3a, तो 4a में से माइनस 3 जाएगा तो a बचेगा। अब स्टूडेंट a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब a आया तो पहले आप ये बताइए कि a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है क्या होगा, क्योंकि a तो नंबर नहीं, कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए a 0 हो गया, आप बोल रहे हो कि a 0 भी हो सकता है, तो रखिए यहाँ पर 0, यहाँ रखेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 0 प्लस 0 प्लस 0 कभी 4 आएगा क्या? कभी 4 आएगा ही नहीं। इसका मतलब a कभी 0 होगा ही नहीं। यहाँ से आइडिया मिला। तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, और नहीं होगी तो इस केस में आप निसंकोच बोलिए कंसिस्टेंट, एज सिंपल एज दैट। एकदम कर सकते हैं स्टूडेंट, कुछ भी इसमें नहीं है। कैसे समझे कि a 0 नहीं होगा? अगर मान लीजिए a 0 होता तो यहाँ पुट करते तो ये भी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ तो सम 4 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि a 0 होगा ही नहीं। a नहीं 0 होगा तो डिटरमिनेंट a भी 0 होगा ही नहीं, तो मतलब कंसिस्टेंट है। बहुत आसान है, एकदम कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। बोला गया कि आपको बोला गया कि इसमें एग्जामिन करना है कंसिस्टेंटी। देखिए 3x माइनस 2z इक्वल टू 2 दिया है, 2y माइनस जेड माइनस 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3 दिया है। इसको नोट कीजिए और थोड़ा सा देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट, तो इसको भी करना है और चेक करना है कंसिस्टेंसी को। कैसे चेक करेंगे? तो पहले इसको लिखिए, यहाँ पर देखिए 3 है, ये -1 है, ये -2 है। पहले x लिखते हैं, फिर y, फिर z लिखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो x सही नहीं है, तो इसको हम लोग 0 × x तो लिख ही सकते हैं। तो जिसका टर्म नहीं रहेगा उसको 0 मान लेना, तो यहाँ पर 0 हो गया। y कितना है? 2 है, और z कितना है? -1। पहले किसको लिखते हैं? x को लिखते हैं, x है 3 है। फिर किसको लिखते हैं? y को, y भी है तो -5 है। और फिर z तो नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अब 0 × z लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टर्म गायब रहेगा उसको 0 मान लीजिएगा, सबसे बेटर है। देखिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? x y z, और यहाँ पर हो गया 2 -1 3। लेकिन हमें तो चाहिए क्या? डिटर्मिनेंट a चाहिए हमें, उससे मतलब है केवल, हमें तो उसकी तलाश है केवल। तो डिटर्मिनेंट a, इसको a माने हम लोग कैसे निकालोगे? तो निकालो इसकी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी। तो स्टूडेंट जब इसका डिटर्मिनेंट a आप निकालोगे तो देखिए कितना इजीली कर सकते हैं इसको हम लोग। इस रो से इससे कीजिए, जल्दी आ जाएगा। 0 है यहाँ पर, जल्दी कर लोगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस माइनस प्लस 3 लेंगे, तो ये और ये छोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो -5 ही यहाँ लिखेंगे, ये 0 ही देगा। आइए 3 लेंगे तो हटाइए 0 को, या +3 लेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो 0 ही देगा। 3 का ये रो और ये कॉलम, तो 1 बन जा कितना हो गया आपका? 1, और 2 2 या 4, -4 तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो ये -15 हो गया, और 4 1 5 ये +15 हो गया। यहाँ पर डिटर्मिनेंट a 0 आ गया। देखिए डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो पूरी कहानी को अब क्या डायरेक्ट हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट? नहीं बोल सकते। नॉट इक्वल 0 में तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इसमें 2 केस बनता था। अब डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो स्टूडेंट आपको चेक करना पड़ेगा अब एडजॉइंट a b इसमें। तो देखिए इसमें एडजॉइंट a b भी चेक करना पड़ेगा आप, क्योंकि ध्यान से देखिएगा हम लिखवाए थे। देखिए यहाँ पर एक बार फिर जल्दी से देख लीजिए क्या लिखवाए थे। एडजॉइंट a b अपन क्या था? यही था ना डिटर्मिनेंट a। तो यही केस हम लिखवाए थे कि अगर डिटर्मिनेंट a 0 है और एडजॉइंट a b भी 0 हो गया स्टूडेंट, तो उस केस में देखिए 0/0 का केस, ये नॉट भी 0 हो सकता है, तो एडजॉइंट a b निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट a b निकालेंगे स्टूडेंट, तो एडजॉइंट a b निकाल कर चेक कर लीजिएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी स्टूडेंट। कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए किया गया है, हम लिख देते हैं -5 10 5 आएगा। यहाँ टाइम इतना नहीं है कि इसको करें, फालतू समय लगेगा, आप कर सकते हैं। ये -3 6 3 आएगा। आप एडजॉइंट a निकाल लीजिएगा, और ये -6 12 6 आएगा। और b यहाँ पर तो पता ही है, b किसको लेंगे आप बताइए? a ये x है स्टूडेंट, और ये क्या आपका b है। तो यहाँ पर अब a b हमें लेना पड़ा, तो b की रखिए 2 -1 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने क्या जरूरत है? आप खुद दिमाग लगा सकते हैं।
5 टू या कितना हो गया 10, 10 बन जा 10 अब 5 से जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट देखिए 0 आएगा, इसका 0 आएगा ही नहीं, कोई नंबर आएगा। मतलब कि देखिए 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 आर्डर का है, तो मैच किया तो बनेगा कितना 3/1 का बनेगा, मतलब ये 3 ही एलिमेंट इसमें आएंगे बस ऐसे 3/1 का बन जाएगा। तो आप करके चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा ही नहीं, तो 0 नहीं आएगा तो एडजॉइंट AB का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आया नॉट इक्वल टू 0, करके चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कैसे किए हैं, पहले आप इस A का एडजॉइंट निकालेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे C11, C12, C13 वैसे निकालना पड़ेगा आपको। तो एडजॉइंट AB नॉट इक्वल टू 0 आ गया और डिटरमिनेंट A 0 है, तो डिटरमिनेंट A 0 है और एडजॉइंट AB नॉट इक्वल टू 0 है। बताइए केस हम लिखवाए थे, इस केस में क्या था, देखिए ये आपका 0 है, ये 0 है और इसमें ये 0 नहीं है, कोई नंबर होगा जैसे 2.0, तो क्या अनडिफाइन देगा। इस केस में अनडिफाइन हो गया, मतलब क्या होगा नो सॉल्यूशन, क्या होगा तो मतलब इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। हाँ अगर यही एडजॉइंट AB 0 आ गया होता, अगर एडजॉइंट AB 0 आ गया होता तब तो 0.0 इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाता। इसलिए डिटरमिनेंट A जब भी 0 होता है तो हमें एडजॉइंट AB चेक करना ही पड़ता है। क्या पता कि यहाँ पर 0 आ गया होता मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर 0 आ गया होता तब तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जब भी डिटरमिनेंट A 0 आए तो आप एडजॉइंट AB जरूर चेक करोगे। ये इसका पूरा कंसेप्ट है। एक स्टूडेंट आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन को आप जरूर करके बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से बताइएगा, इसी के बेसिस पर है। पहले डिटरमिनेंट निकालिएगा, अगर 0 आ गया तो आपको एडजॉइंट AB निकालना पड़ेगा और वहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है स्टूडेंट, एकदम बताइएगा कमेंट सेक्शन में 2x - y प्लस 2x - y प्लस यहाँ पर 3z है इक्वल टू 5 है, यहाँ पर दिया गया 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 7 है, 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 9 है। ये स्टूडेंट दिया गया है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, फिर देखिएगा डिटरमिनेंट A अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब तो कंसिस्टेंट बोल दोगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तब तो आपको चेक करना पड़ेगा और बताइएगा जरूर से। और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं और अच्छी बात है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं और सबको एकदम पढ़े अच्छे से कमेंट करो। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।